ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू सिंह गृह विज्ञान कक्षा 9 लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप सभी को गृह व्यवस्था के अंतर्गत आदर्श गृहिणी के गुण बताएंगे। आदर्श गृहिणी के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है साक्षरता, सूझबूझ, नियोजन संबंधी निपुणता। साक्षरता यानी गृहिणी शिक्षित होनी चाहिए, उसके अंदर बुद्धिमत्ता और नियोजन संबंधी गुण अवश्य ही होना चाहिए। जो घर की व्यवस्था होती है, गृह व्यवस्था होती है, वो नियोजन पे ही आधारित होती है, जुड़ा हुआ होता है वो व्यवस्था। इसलिए एक गृहिणी के अंदर नियोजन संबंधी गुण अवश्य ही होना चाहिए। तो गृह व्यवस्था में, घर की व्यवस्था में जो आदर्श गृहिणी के गुण होते हैं, उसमें साक्षरता का गुण जो है वो पहला गुण माना गया है। ये प्रत्येक स्त्री के अंदर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं जो गृहिणी के दूसरे गुण होते हैं। आदर्श गृहिणी का जो दूसरा गुण होता है वो होता है दक्षतापूर्ण कार्य। दक्षतापूर्ण कार्य का आशय है कि किसी भी कार्य में वो परिपूर्ण हो। जो भी कार्य कर रही है तो वो उस कार्य में परिपूर्ण हो, उसको उसके सारे नियम पता हो और वो विधिवत तरीके से उस कार्य को संपन्न करे। तो ये आदर्श गृहिणी के गुणों में जो है वो दूसरा गुण है जो कि एक आदर्श गृहिणी के अंदर होना चाहिए। किसी कार्य को संपन्न करने से पहले उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वो कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। तो बच्चों, आपके जो गृह व्यवस्था लेसन है उसमें हम पढ़ रहे हैं आदर्श गृहिणी के गुण, और जो दूसरा गुण होता है वो होता है दक्षतापूर्ण कार्य का होना। यानी जो भी गृहिणी है उसके अंदर कार्य करने की पूर्ण क्षमता हो, दक्षतापूर्ण कार्य वो कर सके, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य को संपन्न कर सके। आगे देख लेते हैं बच्चों, जो तीसरा गुण होता है सहनशीलता व धैर्य। सहनशीलता यानी बर्दाश्त करने की क्षमता। सामान्य भाषा में, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि सहनशीलता को हम कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता, धैर्य रखने की क्षमता। तो एक आदर्श गृहिणी के अंदर ये सहनशीलता वाले जो गुण हैं उसका होना अनिवार्य है, नहीं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो कार्य है, प्रत्येक सदस्य का जो कार्य है उसको वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि सबके जो भाव विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए उस गृहिणी के अंदर सहनशीलता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आगे देख लेते हैं जो गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी का गुण होना चाहिए, उसमें अगला गुण है स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार। स्नेहपूर्ण यानी परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम भावना होना चाहिए। उनका परिवार के सदस्य के जो व्यवहार होता है उसमें तालमेल बना हो। तो ये है आदर्श गृहिणी के गुण। तो बच्चों, यहाँ पे आगे देख लेते हैं और भी बहुत सारे आदर्श गृहिणी के गुण होते हैं जो घर की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो अगला गुण देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो अगला गुण होता है वो होता है स्वस्थ शरीर व हंसमुख स्वभाव। ये आदर्श गुणों में जो गुण है, अगला गुण है, पांचवा गुण है, ये आदर्श गृहिणी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यदि वो खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगी, उसका शरीर खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो वो
परिवार के सदस्यों के लिए कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए जो आदर्श गृहिणी का गुण होता है उसमें स्वस्थ शरीर व हंसमुख स्वभाव का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की का सेवा करते हुए अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए और उसका स्वभाव अच्छा बना रहे, ताकि अगला देख के ये ना महसूस कर सके कि कार्य को करते हुए खुश नहीं हैं और ये परेशानी की स्थिति में है। तो इसके लिए स्वस्थ शरीर और हंसमुख स्वभाव का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो परिवार के विभिन्न परिस्थितियों में भी पूरे तरीके से परिवार का ख्याल रख सके, परिवार के सदस्यों का ख्याल रख सके। इसलिए खुद उसको स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों आगे देख लेते हैं आदर्श गृहिणी के गुणों में अगला गुण क्या होता है। अगला गुण जो होता है मितव्ययिता का गुण। मितव्ययिता का गुण बच्चों यहाँ पे मितव्ययिता के गुण को जानने से पहले मितव्ययिता को जान लेते हैं कि मितव्ययिता क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होगा कि मितव्ययिता क्या है। तो मितव्ययिता यहाँ पे कंजूसी नहीं है, कंजूसी को मितव्ययिता नहीं कहते हैं, बल्कि मितव्ययिता कम से कम खर्च में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को मितव्ययिता कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं फिजूल खर्ची से बचाव को मितव्ययिता कहते हैं। तो मितव्ययिता का गुण भी एक आदर्श गृहिणी में होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे मितव्ययिता का गुण जान लेते हैं कि क्या होता है। मितव्ययिता के गुण में एक दुकान से खरीदारी, जो सामान वस्तु हम ले रहे हैं उसके गुणों की पहचान, आवश्यकता के अनुसार खरीदारी, उसके बाद से नगद भुगतान, ये सब क्या है मितव्ययिता का गुण है। और एक आदर्श गृहिणी के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, तभी जाके घर की व्यवस्था को वो सफल तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो सफल रूप देने के लिए गृहिणी के अंदर मितव्ययिता का गुण भी होना चाहिए, जिससे घर के अर्थव्यवस्था को वो सुचारू रूप दे सके। तो आदर्श गृहिणी के गुणों में हम पढ़ रहे हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता के अंतर्गत हमने यहाँ पे आपको बताया कि मितव्ययिता के अंतर्गत कौन से गुण होते हैं। एक दुकान से खरीदारी, फिर से नगद भुगतान, जो अत्यंत आवश्यक है उसी की खरीदारी, फिर से वस्तुओं के गुणों की पहचान, ये सब क्या है मितव्ययिता का गुण है। और ये गुण एक आदर्श गृहिणी के अंदर होना चाहिए। अगला देख लेते हैं बच्चों, आदर्श गृहिणी के अंदर और कौन से गुण होने चाहिए। अगला गुण है पाक शास्त्र का ज्ञान। पाक शास्त्र का ज्ञान। बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि हम गृह व्यवस्था पढ़ रहे हैं। गृह व्यवस्था के अंतर्गत आदर्श गृहिणी के गुण पढ़ रहे हैं। घर को चलाने के लिए एक गृहिणी के अंदर पाक कला का ज्ञान तो होना बहुत ही आवश्यक है। पाक कला का ज्ञान यानी भोजन बनाने की क्रियाविधि को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इस कला से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ संतुष्टि भी प्रदान कर सकती है और परिवार में अपना जो मान प्रतिष्ठा है उसको भी बना सकती है। इसलिए एक आदर्श गृहिणी के अंदर पाक कला का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस ज्ञान के द्वारा गृहिणी परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होता है।
बच्चों यहाँ पे हम गृह व्यवस्था में आदर्श के गुण पढ़े। अब आगे हम गृह व्यवस्था के सिद्धांत को जान लेते हैं। गृह व्यवस्था के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? बच्चों, सिद्धांत का आशय होता है नियम। घर की व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, घर की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए किस क्रिया विधि से होकर गुजरना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। पहला है गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। गृह मतलब घर होता है, कार्य मतलब होता है घरेलू कार्य का सिद्धांत, यानी घर के जो कार्य होते हैं व्यवस्थित ढंग से संपन्न किए जाने चाहिए। उस कार्य में भोजन के अंतर्गत कार्य होते हैं, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ा सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से संपन्न किए जाने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? कार्य व्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं, कार्य व्यवस्था का नियम कहते हैं। तो नियम से अगर कार्य किया जाए तो घर की जो व्यवस्था होती है वो सुचारू रूप से सफल तरीके से संपन्न होती है। तो यहाँ पे हम सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, यानी घर के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था यहाँ पे घर के जो पैसे संबंधित व्यवस्था होती है, धन से संबंधित व्यवस्था होती है, उसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। यानी परिवार के जो भी कार्य होते हैं, जो भी आमदनी और खर्च होते हैं, उसे बजट बना के संपन्न किया जाए और उसको पूरा किया जाए, घर के कार्यों को चलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। इस तरीके से यदि बजट बना के घर की व्यवस्था को चलाया जाता है तो घर का व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हम जो दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, यानी घर के बजट को बना के चलाने की क्रिया को हम अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। अगला देख लेते हैं श्रम की बचत का सिद्धांत। हमको कार्य करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रम की बचत है। श्रम मतलब परिश्रम, ये नहीं कि कार्य करते हुए गृहिणी थक जाए, बीमार हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिद्धांत पारित किए गए हैं उसमें श्रम की बचत का भी सिद्धांत है, यानी गृहिणी को कार्य करते हुए विश्राम, आराम और अपनी देखभाल स्वयं कर लेना चाहिए, या परिवार के सदस्यों में कुछ कार्यों को वितरित करके बांट के कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा? श्रम की बचत होगी। और बहुत सारे अब बाजार में ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जिससे श्रम की बचत किया जा सकता है। घर के कार्यों को करने के लिए उन उपकरणों के माध्यम से घर के कार्य को किया जा सकता है, जैसे कि मिक्सर हुआ, ग्राइंडर हुआ, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, इन सब जैसे उपकरणों के माध्यम से श्रम की बचत किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को अपनाकर, यानी श्रम की बचत के सिद्धांत को अपनाकर घर की व्यवस्था को सुचारू रूप दिया जा सकता है। तो ये है घर की व्यवस्था के सिद्धांत में जो तीसरा सिद्धांत होता है वो होता है श्रम की बचत का सिद्धांत। अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत बच्चों, गृह व्यवस्था के सिद्धांत में जो सिद्धांत पारित किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसमें अगला नियम है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। यानी जो भी गृहिणी है घर के जो कार्य कर रहे हैं
उनको अवकाश मिलना चाहिए, बीच बीच में उसको भी ब्रेक मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना भी मनोरंजन कर सके परिवार के सदस्यों के साथ। इससे होता क्या है कि उसको पुनः ऊर्जा मिलती है, फिर अगला कार्य करने के लिए वो तैयार होती है गृहिणी। इसलिए जो घर की व्यवस्था यानी घर के चलाने की जो प्रक्रिया बनी है, जो नियम बने हैं, उसमें अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत भी है। तो इस चारों सिद्धांत के द्वारा घर की व्यवस्था को सुचारू रूप दिया जा सकता है। इसे ही हम कहते हैं गृह व्यवस्था के सिद्धांत। यानी जो पहला सिद्धांत है कार्य व्यवस्था, दूसरा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, तीसरा है श्रम की बचत का सिद्धांत और चौथा है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांतों के द्वारा घर की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप दिया जा सकता है, सुचारू बनाया जा सकता है। यही है घर व्यवस्था के चारों सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम आपको फिर बता दें, फिर रिपीट करा दें, दोहरा दें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। गृह व्यवस्था परिवार के संदर्भ में लेसन आपका चल रहा है। उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के साधन, यानी घर की व्यवस्था, घर के प्रबंध, घर की जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। हम उन संसाधन के जरिए ही घर की व्यवस्था को संपन्न कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि साधन किस तरह से हमारे उपयोगी होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रकार को जानने के लिए हम साधन का वर्गीकरण करेंगे, यानी विभक्त कर देंगे, उनका विभाजन कर देंगे। तो साधनों का अगर विभाजन करते हैं तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौतिक साधन। पहला क्या है? भौतिक साधन। तो भौतिक साधन के अंतर्गत आता क्या है? घर की बनावट, पारिवारिक आय, आधुनिक उपकरण। जो भौतिक साधन होते हैं तो उसके अंतर्गत घर आता है। घर की बनावट, आकार, बनावट और उसमें जो साधन होते हैं जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, एक भौतिक उपकरण है। इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक साधन कहते हैं। तो घर के जो कार्य व्यवस्था को संपन्न करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक साधन, दूसरा जो होता है मानवीय साधन, मानवीय साधन, और जो तीसरा साधन होता है वो है सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन। यहाँ पे बच्चों आपको बताया है भौतिक साधन क्या होता है। घर होता है, घर का आकार होता है, घर की बनावट होती है। घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी भी मनोरंजन का साधन है। तो इन सभी चीज़ों को हम भौतिक साधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है मानवीय साधन। मानवीय यानी कि मनुष्य से जुड़ा हुआ है। तो जो मनुष्य की रुचि होता है, व्यवहार होता है, ज्ञान होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मानवीय साधन कहते हैं। और इन सब के द्वारा भी हम कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? मानवीय साधन कहेंगे। तीसरा जो साधन होता है वो साधन होता है सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक मतलब उसका आशय सार्वजनिक से आप लगा सकते हैं कि सबके लिए ये होता है। तो सार्वजनिक साधन के अंतर्गत आ जाता है विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, धार्मिक स्थल, ये सारी चीज़ें जिसपे सभी लोग जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक साधन कहते हैं। तो इन तीनों साधनों के जरिए हम घर की कार्य व्यवस्था को क्या करते हैं? सफल बनाते हैं। तो घर की कार्य व्यवस्था को सफल बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। साधनों की
आवश्यकता होती है और वो साधन 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला भौतिक, दूसरा मानवीय और तीसरा सार्वजनिक। यहाँ पे भौतिक से आशय भौतिक वस्तुएं से हो जाती हैं। घर, आय, आय मतलब इनकम, आमदनी, घर में उपयोग होने वाले उपकरण। मानवीय साधन के अंतर्गत आता है मनुष्य का व्यवहार, रुचि, ज्ञान, ये सब मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। जबकि सार्वजनिक साधन के अंतर्गत आता है अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, जिससे सभी लोग उस साधन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, घर की व्यवस्था को चलाने के लिए उपयोगी साधन है। इसके जरिए हम घर की व्यवस्था को सफल बनाते हैं, पूरा करते हैं। बच्चों, इसके आगे अगली वीडियो में धन्यवाद।